अध्याय 9। ज़ेला के लिए एक उपहार। अब ऐसा हुआ कि जिस दिन पिंगरी के राजकुमार को अपने अमूल्य जूते खोने का दुख हुआ, उसी दिन सुबह शाही महल के बगल से गुजरने वाली सड़क पर निकोबॉब नाम का एक गरीब कोयला जलाने वाला व्यक्ति गुजर रहा था, जो जंगल में अपने घर लौटने वाला था। निकोबॉब ने अपने कंधे पर एक कुल्हाड़ी और मशालों का एक बंडल लटका रखा था और वह अपनी आंखें जमीन पर गड़ाए हुए चल रहा था। वह इस बात पर गहरी सोच में डूबा हुआ था कि किस अजीब तरीके से शक्तिशाली राजा गोस और उसके शहर पर पिंगरी से आए एक बालक राजकुमार ने विजय प्राप्त की थी। अचानक कोयला जलाने वाले की नज़र महल की ऊंची दीवार के ठीक पीछे जमीन पर पड़ी एक जूता पर पड़ी और उसके रास्ते में ही पड़ी। उसने उसे उठाया और देखा कि यह एक सुंदर जूता था, हालांकि उसके अपने पैर के लिए बहुत छोटा था। उसने उसे अपनी जेब में रख लिया। कुछ ही देर बाद दीवार के एक कोने को मोड़ते हुए निकोबॉब एक धूल के ढेर के पास पहुंचा, जहां कूड़े के ढेर के बीच एक और जूता पड़ा था जो पहले मिले जूते का ही जोड़ा था। उसने इसे भी अपनी जेब में रख लिया और खुद से कहा, अब मेरे पास अपनी बेटी ज़ेला के लिए एक जोड़ी बढ़िया जूते हैं। वह ये जानकर बहुत प्रसन्न होगी कि मैं उसके लिए शहर से एक उपहार लाया हूँ। और जब कोयला जलाने वाली गाड़ी जंगल में मुड़ गई और अपने घर की ओर जाने वाले रास्ते पर चल पड़ी, तब भी इंगा और रिंकिटिंग खोए हुए जूतों की तलाश कर रहे थे। बेशक वे नहीं जान सकते थे कि निकोबॉब ने उन्हें पा लिया है। नहीं, ईमानदार आदमी ने सोचा कि उसने एक जोड़ी पुराने जूतों के अलावा कुछ और लिया है जिसे कोई नहीं चाहता था। निकोबॉब को जंगल में कई मील की यात्रा करनी थी, इससे पहले कि वह उस छोटे से लकड़ी के केबिन तक पहुंच सके, जहां उसकी पत्नी, साथ ही उसकी छोटी बेटी ज़ेला, उसकी वापसी का इंतजार कर रही थी। लेकिन वह लंबी सैर करने का आदी था और समय बिताने के लिए खुशी से सीटी बजाते हुए रास्ते पर टहल रहा था। जैसा कि मैंने पहले कहा, बहुत कम लोग रेगोस के अंधेरे और जटिल जंगलों से होकर गुजरते थे, सिवाय उन पहाड़ों के खदानों में जाने के, क्योंकि जंगली जंगलों में कई खतरनाक जीव छिपे रहते थे और राजा गोस को कभी पता नहीं होता था कि जब वह खदानों में दूत भेजता था तो वह वहां सुरक्षित पहुंच पाएगा या नहीं। हालांकि कोयला जलाने वाला जंगली जंगल को अच्छी तरह से जानता था, और खास तौर पर शहर और उसके घर के बीच पड़ने वाले जंगल के इस हिस्से को। ये क्रूर जानवर चोगेनमगर का पसंदीदा ठिकाना था, जिससे रेगोस द्वीप का हर निवासी डरता था। चोगेनमगर इतना बुरा था कि हर कोई सोचता था कि ये दुनिया के बनने के बाद से ही यहाँ रहा होगा, और अपने जीवन के हर साल उसके शरीर को ढांकने वाले विशाल तराजू मोटे और सख्त होते गए और उसके जबड़े चौड़े होते गए और उसके दांत तीखे होते गए और उसकी भूख पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई। पिछले युगों में रेगोस में बहुत से ड्रैगन थे, लेकिन चोगेनमगर को ड्रैगन इतने पसंद थे कि उसने बहुत पहले ही उन सभी को खा लिया था। जंगल के दलदल में बड़े बड़े सांप और मगरमच्छ भी थे, लेकिन सभी चोगेनमगर की भूख मिटाने के लिए चले गए थे। रेगोस के लोग अच्छी तरह जानते थे कि महान जानवर का विरोध करने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए जब कोई दुर्भाग्यवश उससे मिलता था तो वह खुद को हार मान लेता था। ये सब निकोबॉब अच्छी तरह जानता था, लेकिन जंगल में उसकी यात्रा में भाग्य ने हमेशा उसका साथ दिया था, और हालांकि वह कई बार कई जंगली जानवरों से मिला था और अपनी तीखी कुल्हाड़ी से उनसे लड़ा था, लेकिन आज तक उसका सामना भयानक चोगेनमगर से नहीं हुआ था। दरअसल चलते समय वह महान जानवर के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा था, लेकिन अचानक उसने टूटे हुए पेड़ों के टूटने की आवाज़ सुनी और धरती कांपने लगा और उसने देखा कि उसके सामने चोगेनमगर के विशाल जबड़े खुल गए हैं। तब निकोबॉब ने खुद को खो दिया और उसका दिल धड़कना लगभग बंद हो गया। उसका मानना था कि बचने का कोई रास्ता नहीं है। चोगेनमगर का विरोध करने की हिम्मत कभी किसी ने नहीं की, लेकिन निकोबॉब को राक्षस को ये दिखाए बिना मरना पसंद नहीं था कि उसे केवल विरोध के तहत ही खाया जाता है। इसलिए उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाए और राक्षस की लाल उभरी हुई जीभ पर वार किया और उसे पूरी तरह से काट दिया। एक पल के लिए तो कोयला जलाने वाले को यकीन ही नहीं हुआ कि उसकी आंखों ने क्या देखा, क्योंकि उसे अपनी जेब में रखे मोतियों या उनके द्वारा उसके हाथ को दी गई जादुई शक्ति के बारे में कुछ भी पता नहीं था। हालांकि उसकी सफलता ने उसे फिर से वार करने के लिए प्रोत्साहित किया, और इस बार चोगेनमगर का विशाल पपड़ीदार जबड़ा दो टुकड़ों में कट गया और जानवर भयभीत होकर चिल्लाने लगा।
निकोबॉब ने अपने आप को और अधिक स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए अपना कोट उतार दिया और फिर उसने पूरी लगन से हमला फिर से शुरू कर दिया। लेकिन अब कुल्हाड़ी कठोर शल्कों से कुंद हो गई थी और उन पर कोई प्रभाव नहीं डाल रही थी। वह प्राणी चमकती हुई दुष्ट आंखों से आगे बढ़ा और निकोबॉब ने अपना कोट अपनी बांह के नीचे से पकड़ लिया और भागने के लिए मुड़ा। यह मूर्खतापूर्ण था, क्योंकि चोगेन मगर हवा की तरह दौड़ सकता था। एक पल में उसने कोयले के बना को पकड़ लिया और अपने 4 पंक्तियों के नुकीले दांतों को आपस में तोड़ दिया। लेकिन वे निकोबॉब को नहीं छू पाए, क्योंकि उसने अभी भी कोट को अपनी मुट्ठी में पकड़ रखा था, अपने शरीर के करीब, और कोट की जेब में इंगा के जूते थे और जूतों की नोक में जादुई मोती थे। खुद को चोटिल ना पाकर निकोबॉब ने अपना कोट पहना, फिर से अपनी कुल्हाड़ी पकड़ी और कुछ ही समय में चोगेन मगर को कई छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया। एक ऐसा काम जो न केवल आसान बल्कि बहुत ही सुखद साबित हुआ। मैं पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर आदमी हूँ, कोयले जलाने वाले ने सोचा और गर्व से अपना काम जारी रखा, क्योंकि चोगेन मगर दुनिया की शुरुआत से ही रेगोस का आतंक रहा है और मैं अकेले ही इस जानवर को नष्ट करने में सक्षम हूँ। फिर भी यह अनोखी बात है कि मुझे पहले कभी यह पता नहीं चला कि मैं कितना शक्तिशाली आदमी हूँ। उन्हें आगे कोई और साहसिक कार्य नहीं मिला और दोपहर के समय वे जंगल में एक छोटे से स्थान पर पहुंच गए जहां उनका साधारण सा केबिन था। बहुत अच्छी खबर, मेरे पास आपके लिए बहुत अच्छी खबर है, उसने चिल्लाकर कहा जब उसकी पत्नी और छोटी बेटी उसका स्वागत करने आईं। राजा गोस को पिंगरी के दूर द्वीप से आए एक राजकुमार ने जीत लिया है और मैंने आज बिना किसी मदद के अपनी मजबूत भुजा की ताकत से चोगेन मगर को नष्ट कर दिया है। ये वाकई बहुत अच्छी खबर थी। वे निकोबॉब को घर में ले आए और उसे एक आरामदायक कुर्सी पर बिठाया और उससे पिंगरी के राजकुमार और गिलगाड के मोटे राजा के बारे में सब कुछ बताने को कहा, साथ ही शक्तिशाली चोगेन मगर के साथ उसकी अद्भुत लड़ाई के बारे में भी बताया। और अब मेरी बेटी, कोयला जलाने वाले ने कहा, जब उसकी सारी खबरें कम से कम तीसरी बार सुनाई जा चुकी थीं, यह एक सुंदर उपहार है जो मैं तुम्हारे लिए शहर से लाया हूँ। इसके साथ ही उसने अपने कोट की जेब से जूते निकाले और उन्हें ज़ेला को दे दिया, जिसने उसे भुगतान के रूप में 1 दर्जन चुंबन दिए और अपने उपहार से बहुत प्रसन्न हुई। छोटी लड़की ने पहले कभी जूते नहीं पहने थे, क्योंकि उसके माता पिता इतने गरीब थे कि उसे ऐसे विलासिता के सामान खरीद कर नहीं दे सकते थे, इसलिए अब इन जूतों को पाकर, जो ज्यादा घिसे नहीं थे, बच्ची का दिल खुशी से भर गया। उसने लाल चमड़े और नुकीले पंजों के सुंदर कल की प्रशंसा की। जब उसने उन्हें अपने पैरों पर पहना तो वे बिल्कुल फिट बैठे जैसे कि उसके लिए ही बने हों। दोपहर भर जब वह घर के कामों में अपनी मां की मदद कर रही थी, ज़ेला को अपने सुंदर जूतों का ख्याल आता रहा। उसे लगता था कि वे पिंगरी के विजयी राजकुमार के रेगोस आने या चोगेन मगर की मौत से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। जब ज़ेला और उसकी मां केबिन में काम नहीं कर रही होती, खाना नहीं बना रही होती या सिलाई नहीं कर रही होती, तो वे अक्सर शहद की तलाश में पड़ोसी जंगल में जाती थीं, जिसे जंगली मधुमक्खियां चतुराई से पेड़ों के खोखले में छिपा देती थीं। निकोबॉब की वापसी के अगले दिन, जब वे शहद की तलाश में निकले, ज़ेला ने अपने नए जूते पहनने का फैसला किया, क्योंकि वे जमीन पर पड़ी टहनियों से उसके पैरों को चोट नहीं पहुंचाएंगे। बेशक उसे टहनियों की आदत थी, लेकिन अगर आप उन्हें नहीं पहनते हैं तो अच्छे आरामदायक जूते होने का क्या फ़ायदा है। इसलिए वह बहुत खुशी से नाचने लगी। उसके पीछे उसकी माँ भी थी और जल्द ही वे एक पेड़ के पास पहुंचे जिसमें एक गहरा गड्ढा था। ज़ेला ने अपना हाथ और बाँह उस जगह में डाली और पाया कि पेड़ शहद से भरा हुआ था, इसलिए उसने लकड़ी के चप्पू से उसे खोदना शुरू कर दिया। उसकी माँ, जिसने बाल्टी पकड़ी हुई थी, अचानक चेतावनी देते हुए चिल्लाए, देखो ज़ेला, मधुमक्खियाँ आ रही हैं। और फिर वह भली महिला बचने के लिए तेजी से घर की ओर भागी। ज़ेला को अपना सिर घुमाने का समय ही नहीं मिला था कि मधुमक्खियों के एक घने झुंड ने उसे घेर लिया, क्योंकि उन्होंने उसे उनका शहद चुराते हुए पकड़ लिया था और सजा के तौर पर लड़की को डंक मारने का इरादा किया था। वो अपने खतरे को जानती थी और डंक मारने वाली मधुमक्खियों की भीड़ से बुरी तरह घायल होने की उम्मीद कर रही थी,
लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि छोटे जीव उसके इतने करीब नहीं उड़ पाए कि वे अपने तीर जैसे डंक उसके शरीर में घुसा सकें। वे एक काले बादल की तरह उसके चारों ओर झुंड बनाकर घूम रहे थे और उनकी गुस्से भरी भिनभिनाहट सुनने में भयानक थी। फिर भी छोटी लड़की को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। जब उसे यह एहसास हुआ तो ज़ेला को अब डर नहीं लगा और उसने तब तक शहद निकालना जारी रखा जब तक कि उसने पेड़ में मौजूद सभी शहद को इकट्ठा नहीं कर लिया। फिर वो केबिन में लौट आई, जहां उसकी माँ रो रही थी और अपने प्यारे बच्चे के भाग्य पर विलाप कर रही थी, और वह अच्छी महिला ये देखकर बहुत हैरान थी कि ज़ेला चोटिल होने से बच गई थी। वे पुनः शहद की खोज में जंगल में गए, और यद्यपि जब भी मधुमक्खियां उनके पास आती तो उनकी माँ भाग जाती, लेकिन ज़ेला ने उन जीवों पर कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि अपना काम जारी रखा, जिससे कि भोजन का समय आने से पहले बाल्टियां पुनः स्वादिष्ट शहद से भर गईं। आज हमारे पास जो सौभाग्य है, उससे हम जल्द ही रानी कौ के लिए पर्याप्त शहद इकट्ठा कर लेंगे। ऐसा लगता है कि दुष्ट रानी को शहद बहुत पसंद था और ज़ेला का ये रिवाज था कि वह हर साल एक बार कोरेगोस शहर जाकर रानी के लिए मीठा शहद लेकर जाती थी। आमतौर पर उसके पास सिर्फ एक बाल्टी होती थी, लेकिन अब ज़ेला ने कहा, मैं रानी के पास 2 बाल्टी शराब ले जा सकूंगी, और मुझे यकीन है कि रानी मुझे इसके लिए अच्छी कीमत देंगी। सच है, उसकी माँ ने उत्तर दिया, और चूंकि बालक राजकुमार कोरेगोस के साथ साथ रेगोस को भी जीतने का मन बना सकता है, इसलिए मुझे लगता है कि कल सुबह रानी कोर के पास अपनी यात्रा शुरू करना तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होगा। क्या तुम मुझसे सहमत नहीं हो, निको बॉब? उसने अपने पति, कोयला जलाने वाले की ओर मुड़ते हुए कहा, जो अपना खाना खा रहा था। मैं आपसे सहमत हूँ, उसने जवाब दिया। अगर ज़ेला को कोरेगोस शहर जाना ही है, तो वह कल सुबह ही शुरू कर सकती है।